कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में सुबह उठते हैं जहां आपको हफ्ते के सातों दिन के 15 घंटे काम करना पड़ता है। आपके पास ना तो वोट देने का हक है, न ही अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी, और महिलाओं को तो घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखने तक की मनाही है। सुनकर ही किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना? लेकिन सदियों पहले यही इंसान की असली दुनिया थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें आज की ये आज़ाद और बराबरी वाली दुनिया मिली? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उस तूफान का नतीजा था जिसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। आइए, समाज को झकझोर कर रख देने वाले इस तूफान की एक रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। समाज कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है। यह एक बहती हुई नदी है जो हमेशा अपना रास्ता बदलती रहती है। समाज में बदलाव तो अपने आप भी आता है, लेकिन जब कुछ लोग इस बदलाव की दिशा को मोड़ने के लिए या किसी गलत बदलाव को रोकने के लिए एक साथ मुट्ठी भींचकर खड़े हो जाते हैं, तब जन्म होता है एक सामाजिक आंदोलन का। ये कोई भीड़ का अचानक भड़क जाना नहीं है। एक आंदोलन को जिंदा रहने के लिए एक लीडर, एक मजबूत संगठन, एक साझी विचारधारा और जनहित के एक साफ मकसद की जरूरत होती है। मजेदार बात तो यह है कि हर आंदोलन बदलाव नहीं चाहता। कई बार जब सुधारवादी बदलाव लाते हैं तो कुछ लोग पुरानी परंपराओं को बचाने के लिए भी आंदोलन छेड़ देते हैं। याद कीजिए, जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा खत्म करने के लिए ब्रह्म समाज बनाया, तो पुरानी सोच वालों ने इसे रोकने के लिए धर्म सभा खड़ी कर दी थी। यह एक वैचारिक जंग थी। जब लोग समाज से टकराने निकलते हैं तो उनके पास लड़ाई के तीन अलग अलग तरीके होते हैं। पहला है सुधारवादी तरीका। ये लोग रातों रात दुनिया नहीं बदलते। ये धीमे लेकिन पक्के कदमों से सिस्टम में रहकर कानून और नियम बदलते हैं, जैसे सूचना का अधिकार मांगने वाला आंदोलन। दूसरा तरीका है प्रतिदानात्मक। इनका मकसद सत्ता पलटना नहीं, बल्कि इंसान के मन और चेतना को बदलना होता है। जैसे केरल में नारायण गुरु ने इज़हावा समुदाय के लोगों की सामाजिक प्रथाओं और सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और तीसरा तरीका है क्रांतिकारी। ये वो लोग हैं जो पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये सत्ता को अपने हाथ में लेकर समाज की नींव ही बदल देते हैं, जैसे रूस की बोल्शेविक क्रांति या भारत में जमींदारों के खिलाफ हुआ नक्सली आंदोलन। जैसे जैसे दुनिया बदली, लड़ाई के मुद्दे भी बदल गए। आजादी से पहले या शुरुआती दौर के आंदोलन रोटी, कपड़ा और सत्ता के इर्द गिर्द घूमते थे। इनमें मजदूर यूनियन, किसान सभाएं और राजनीतिक पार्टियां शामिल होती थी, जैसे हमारा आज़ादी का आंदोलन। लेकिन आज के दौर के नए सामाजिक आंदोलन राजनीति के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। अब जब लोगों का पेट भर गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह जहरीली है। इसलिए अब आंदोलन पर्यावरण बचाने, महिलाओं के हक और अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। आज के आंदोलन किसी एक देश तक सीमित नहीं है, वे इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से यानी ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हैं। चलिए, अब चलते हैं हिमालय की बर्फीली वादियों और देवदार के जंगलों में। 1970 के दशक का समय था। विकास के नाम पर ठेकेदार जंगलों को बेरहमी से काट रहे थे। बाढ़ और भूस्खलन से गांव के गांव तबाह हो रहे थे। तब पहाड़ की औरतों ने तय किया कि अब और नहीं। गौरा देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में औरतें पेड़ों से चिपक गईं और ठेकेदारों को ललकार कर कहा कि कुल्हाड़ी चलाने से पहले तुम्हें हम पर वार करना होगा। यह मशहूर चिपको आंदोलन था। ये सिर्फ पेड़ों को बचाने की कहानी नहीं थी। ये गरीब गांव वालों की अपनी आजीविका बचाने और लालची पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई थी। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ने हमेशा क्रांतियों को जन्म दिया है। किसानों के पसीने से जब जमींदारों की तिजोरियां भर रही थी, तब खेतों में विद्रोह के बीज फूट पड़े। आज़ादी से ठीक पहले बंगाल में तिभागा आंदोलन और हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ तेलंगाना आंदोलन में किसानों ने अपने हक के लिए हथियार तक उठा लिए। बाद में 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु में नए किसान आंदोलन उभरे, जिन्होंने सड़कें जाम कर दी और फसलों के सही दाम के लिए सरकारों को घुटनों पर ला दिया। दूसरी तरफ कारखानों के अंधेरे कमरों में मजदूरों का खून पसीना बह रहा था। 1918 में आखिरकार मजदूरों का सब्र टूटा और भारत में पहली बार मजदूर संघों यानी ट्रेड यूनियंस की स्थापना हुई। एटक जैसे संगठनों ने बंबई की कपड़ा मिलों से लेकर कलकत्ता की जूट मिलों तक ऐसी हड़तालें करवाई कि ब्रिटिश साम्राज्य और मिल मालिकों की नींदें उड़ गई। समाज का सबसे बड़ा दर्दनाक सच था
जातिवाद, दलित आंदोलन सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसान होने का हक मांगने की जंग थी। ये वो लड़ाई थी जहां एक समाज सदियों के अपमान और छुआछूत के कलंक को मिटाना चाहता था। बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व से लेकर महाराष्ट्र के आक्रामक दलित साहित्य तक इस समुदाय ने अपनी कलम और आवाज से स्वर्ण समाज की नींद तोड़ दी। इसी तरह जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने भी अपनी जमीन और इज्जत के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। झारखंड में आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा ने बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा ऐतिहासिक विद्रोह किया जिसकी गूंज एक सदी बाद सन 2000 में अलग झारखंड राज्य बनने के रूप में सुनाई दी। पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों ने भी अपनी संस्कृति को मुख्य धारा में गुम होने से बचाने के लिए स्वायत्तता की जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हमारी कहानी महिलाओं के संघर्ष के बिना अधूरी है। 19वीं सदी में महिलाओं के हक की लड़ाई, जैसे सती प्रथा का अंत और विधवा विवाह, पुरुषों ने शुरू की थी। लेकिन 20वीं सदी आते आते महिलाओं ने खुद कमान संभाल ली। विमेंस इंडिया एसोसिएशन जैसे संगठन बने। महिलाओं ने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि तेलंगाना और तिभागा के सशस्त्र आंदोलनों में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। आज़ादी के बाद कुछ समय के लिए यह आंदोलन शांत पड़ गया था, लेकिन 1970 के दशक में यह एक नए तूफान की तरह वापस लौटा। इस बार लड़ाई और गहरी थी। ये लड़ाई घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ थी। आज का महिला आंदोलन ये मानता है कि एक सच्चा समाज वही है जहां लड़का और लड़की दोनों को अपनी मर्जी से जीने का हक हो। समाज और इंसान के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। जब जब समाज की पुरानी बेड़ियां इंसान के पैरों को लहूलुहान करती है, तब तब इंसान उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए खड़ा होता है। और इसी संघर्ष की दास्तान का नाम है सामाजिक आंदोलन। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। पहला सवाल, पुराने सामाजिक आंदोलनों और नए सामाजिक आंदोलनों में मुख्य अंतर क्या है? इसका सटीक उत्तर ये है कि पुराने और नए सामाजिक आंदोलनों के बीच का फर्क असल में समय, जरूरतों और लड़ाई के तरीकों का फर्क है। मुद्दों की बात करें तो पुराने आंदोलन मुख्य रूप से वर्ग और आर्थिक शोषण के इर्द गिर्द घूमते थे, जैसे मजदूरों की तनख्वाह या किसानों की लगान माफी। वहीं नए आंदोलन जीवन की गुणवत्ता, पहचान और पर्यावरण जैसे प्रदूषण, महिला अधिकार और मानवाधिकार पर केंद्रित होते हैं। नेतृत्व और संगठन को देखें तो पुराने आंदोलनों का नेतृत्व अक्सर राजनीतिक दल या उनके बनाए गए ट्रेड यूनियन करते थे। इसके विपरीत नए आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे से आजाद होते हैं। इनमें गैर सरकारी संगठन, छात्र और आम नागरिक शामिल होते हैं। इनमें गैर सरकारी संगठन, छात्र और आम नागरिक शामिल होते हैं। दायरे की बात करें तो पुराने आंदोलन किसी एक क्षेत्र या देश तक सीमित रहते थे, जबकि नए आंदोलन वैश्वीकरण और इंटरनेट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आवाज उठाना। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, चिपको आंदोलन को एक पारिस्थितिकीय आंदोलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानता का आंदोलन क्यों माना जाता है? चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाने की भावुक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा संघर्ष था। पारिस्थितिकीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ठेकेदारों द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई से हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन आ रहे थे। गांव वालों ने समझ लिया था कि जंगल बचेंगे तभी उनका जीवन बचेगा। आर्थिक असमानता की बात करें तो इस आंदोलन ने सरकार की मुनाफा कमाने वाली पूंजीवादी नीतियों को चुनौती दी। सरकार बाहरी ठेकेदारों को तो जंगल दे रही थी, लेकिन जो स्थानीय लोग अपनी आजीविका, चारे और ईंधन के लिए पूरी तरह जंगलों पर निर्भर थे, उन्हें बेदखल किया जा रहा था। इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसने समाज को दिखाया कि पर्यावरण का सबसे गहरा रिश्ता महिलाओं से होता है, क्योंकि घर के लिए लकड़ी और पानी लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जो साहस दिखाया, उसने इसे एक सामाजिक क्रांति का रूप दे दिया। तीसरा सवाल, सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। सामाजिक आंदोलनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला, सुधारवादी आंदोलन। ये आंदोलन समाज या राजनीति को धीरे धीरे और शांतिपूर्ण तरीके से बदलना चाहते हैं। ये एकदम से तख्तापलट नहीं करते, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अधिकारों की मांग करते हैं। ये एकदम से तख्तापलट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अभियान।
या 1960 के दशक में राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने का आंदोलन। दूसरा है प्रतिदानात्मक या रूपांतरणकारी आंदोलन। इन आंदोलनों का लक्ष्य सत्ता बदलना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना, विचारों और प्रथाओं को बदलना होता है। उदाहरण के लिए, केरल में नारायण गुरु के नेतृत्व में इज़हावा समुदाय द्वारा अपनी पुरानी सामाजिक प्रथाओं को बदलकर सम्मानजनक जीवन जीने का प्रयास। और तीसरा प्रकार है क्रांतिकारी आंदोलन। ये सबसे उग्र रूप है। यह आंदोलन समाज की पूरी संरचना और सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति जिसने वहां के सम्राट को उखाड़ फेंका, या भारत में जमींदारों के खिलाफ हुआ नक्सलवादी आंदोलन। और आखिरी चौथा सवाल, 1970 के दशक के बाद भारत में महिला आंदोलन में क्या नए बदलाव आए? कि 1970 के दशक से पहले का महिला आंदोलन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आजादी या पुरुषों द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार जैसे सती प्रथा और विधवा विवाह तक सीमित था। लेकिन 1970 के बाद महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। सबसे पहला बदलाव था स्वायत्तता। अब महिलाओं ने अपनी लड़ाई का नेतृत्व खुद अपने हाथों में ले लिया। ऐसे स्वायत्त महिला संगठनों की बाढ़ आ गई जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे। दूसरा बदलाव था नए और गंभीर मुद्दे। इस दौर में महिलाओं ने उन मुद्दों पर हल्ला बोला जिन्हें पहले घर का मामला कहकर दबा दिया जाता था। इनमें घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। तीसरा प्रभाव था कानूनी बदलाव। इस दौर के आंदोलनों ने सरकार को मजबूर किया कि वे महिलाओं के हक में नए और सख्त कानून बनाएं। और सबसे बड़ा बदलाव था लैंगिक समानता पर जोर। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ रियायतों के लिए नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक समाज की सोच को बदलने के लिए थी, ताकि स्त्री और पुरुष दोनों को आज़ादी और बराबरी का पूरा हक मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे एनसीईआरटीफाई चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।